हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर। फ्रेंड, ये बायोलॉजिकल चैप्टर जो है ये 11th क्लास और 12th क्लास जो है NCERT के साथ भी अटैच है। तो आपने सिर्फ इसको टॉपिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है समझाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज मिले तो आप जो हो अच्छे से अच्छे कर सकते हो। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है रूट सिस्टम, इसमें जो है हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए ये क्या मायने रखते हैं और इसमें क्या आपके लिए समझ होता है और इसमें जो है पेड़ पौधे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें जो होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The sixth chapter is root system. It is an important chapter because here is a plant of the life cycle of this root system depended. The root system is the descending, growing of downward rotation of their plant axis. When a seeds germinate and radicals is the first organ to come out of it. It is ignored to be a form of primary or the tap root. It's a give of the lateral branches, secondary and tertiary roots, and thus they form the root systems. Its branches penetrate through their large and deep area in the soil and the anchor the plant very firmly. It also play another vital role of absorbing water and mineral salt from the soil and transporting them upward. How is their roots suited in the structure to the carry out such a functions? You shall learn in this lesson. After the study this lesson, you will be able to define and identify a root and structures between two different types of root system and describe on related to different regions of the root apex and describe the various modification and function of the root and describe and distinguish between two primary structure of dicot and monocot root and they are explained to the mode of secondary growth in the dicot root and describe deep-seated to endogenesis organized of the latter root. दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि हम रूट जो है के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मूल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब पौधों में जो है जो मूल तंत्र है यानी रूट सिस्टम जो है उसका क्या कार्य है पौधों में, तो इसके बारे में हम करेंगे। कहते हैं
जो पादप होते हैं यानी पौधे पादप कहते हैं, ठीक है, नहीं पौधों को हम पादप भी कह सकते हैं। तो पादप जो होते हैं अक्ष अवरोह यानी डिसेंडिंग भाग को नीचे जो होती है मिट्टी की ओर से उसके अंदर जो है वृद्धि करता है। कहते हैं मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम जो है उसे हम रूट सिस्टम कहलाते हैं, यानी जो अंदर से वृद्धि करने के लिए जो पौधा यूज़ करता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जब बीज अंकुरित होती है तब उसे पहला जो अंग मूलकांड यानी रेडिकल्स निकलता है उसे मूलकृत वृद्धि करके जो है प्राथमिक यानी प्राइमरी अथवा मुसला यानी टैप्स जड़ बनता है। यानी उस समय जो है टैप जो है जड़ बनते हैं। इसे पार्श्व लेटरल शाखाएं यानी द्वितीय और तृतीयक जड़ें भी निकलती है और जो है जड़ तंत्र बनता है। ये भूमिगत होकर बहुत गहराई तक शाखे तथा फैला रहता है तथा पादप को मिट्टी में जमाए रखने का कार्य भी करता है। देखिए अगर रूट नहीं होगा तो कोई भी पौधा जो है धरती में गड़ा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जो है मिट्टी में वो जड़ें जो होती है फैल जाती है और इससे जो होता है वो गिरने से सदैव बचती रहती है। तो मिट्टी में जो है पौधे के लिए जड़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसको खड़े रखने के लिए। जड़ का एक और मुख्य कार्य है पौधे के लिए मिट्टी से जल और लवणों का अवशोषण करना। आपको पता ही है कि जड़ें जो है इसलिए फैल जाती है क्योंकि वो पौधों के लिए क्या करती है, जल और लवणों का अवशोषण करती है। आपने रेगिस्तान के पौधे देखे होंगे, वहाँ के पौधे कटदार होते हैं। कारण यही है कि उनके जड़ें जो होती है बहुत डीप चली जाती है क्योंकि वहाँ पर तो है वाटर मिलती नहीं है, तो इसीलिए जो वहाँ पत्ते जो होते हैं कांटे के नुमा कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँचाने में जो है जड़ की एक संरचना होती है जो कार्य को करने के लिए सहायक होती है। अब जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद जो है हम बहुत सी बातें जान जाएंगे। इस पाठ से हम जड़ की परिभाषा उसकी पहचान कर सकेंगे, जड़ तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में तुलना भी कर सकेंगे कि जड़ कितना उपयोगी है, जड़ के शिष्ट के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन भी कर पाएंगे और जड़ के रूपांतर एवं कार्य का भी हम चर्चा इसमें करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो है इसके मिट्टी के अंदर इनकी क्या क्या प्राप्त करते हैं और उनकी क्या विशेषताएँ होती है, इन बातों पर हम जो है ध्यान देंगे। तो इतना महत्वपूर्ण ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है। Our first topic is characteristics of root. Friend, what do you mean to the characteristics of root? Here, the main feature of root by which you can recognize them are: the first is a non-green due to the absence of chlorophyll. There is a node divided into the node and the internodes, and the absence of leaves and bulbs. Friend, there is a next point is a positively genotropics, mean grow to avoid or gravity, and positively heterotrophs, mean grow to avoid to the water. So negatively phototrophics mean to grow away from a light. There is a 3 point is the most important: grow to avoid to gravity and grow to avoid to the water and grow away from a light, because there are features of plant and characteristics of plant. The second topic is types of root system in a plant. So what do you mean the type system of root? The root system is mainly two types. Friend, here the two types of root system. First is a tap root system. Second is a fibrous root system. The first is tap root system. Here it is the root system that devolved from to the radicals and continuously as the primary root, mean tap root, which give off lateral roots. These provide to very strong anchorage as they are able to reach very deep into the soil. It is the main root system of dicot. It's called dicot. Example: gram, chana rose, neems, etc. So in this figure, and secondly is fibrous root system. What do you mean to the fibrous root system? In this root system, the primary root is a short-lived, a cluster of slender. The fiber-like roots arise from the base of the radicals and plumbles, which is the constitutively their fibrous root system. They do not branch profusely at their shadow and the spread horizontally. Hence, they cannot provide to strong anchorage, and the fibrous root system is the main root system of monocot. The first is a dicot, a second is monocot. Their monocot is example of maize, grasses, wheat. Friend, here show the dicots on there is a and monocot
root. There are types of root system. The first is the tap root system. Tap root system show in this first figure, and secondly is a fibrous root system. Second to be picture. There is an important of characteristics in the plants in a root system. देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो जड़ों के अभिलक्षण है, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। इसका मतलब यही हुआ कि जड़ों का जो है अभिलक्षण क्या होती है, आखिर जड़ों जो है पौधों में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपको पता ही है कि जड़ के मुख्य गुण निम्न हैं, जिनके आप जान सकोगे कि यह हरी नहीं होती है क्योंकि इनमें वर्णहरित नहीं होता है, यानी आपको पता है क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, इसलिए जो है ये हरी नहीं होती है। जड़ हरा कलर का नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, दूसरी बात यही आती है कि इसमें जो है पर्व यानी इंटरनोड्स और पर्व संधियाँ नोड्स में विभेदित नहीं होता है, यानी इंटरनोड और नोड जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरी बात जो है, इसमें पत्तियों एवं कलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, देखिए इसमें पत्तियां भी नहीं होती है, ना कलिकाएं यानी बड्स भी नहीं बनती है। तो ये बातें काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। कहते हैं वृद्धि ऋणात्मक यानी गुरुत्वावर्तीय होती है, यानी इसका जो वृद्धि होती है जो होती है गुरुत्वावर्तीय होती है। तो उसमें क्या होता है, गुरुत्व की ओर वृद्धि करता है, यानी गुरुत्व की ओर जहाँ मिलती है, यानी आपको पता ही होगा कि बीज जैसे मर्जी आप डाल दो, चाहे ऊपर से डाल दो चाहे नीचे से डाल दो, पौधा जो है सदैव ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, क्योंकि ये इसके लिए अनुमंत्रित बनी होती है। वृद्धि धनात्मक जला अनुवर्ती होती है। आपको पता है इसका जड़ जो मैंने कहा पौधे के जो बीज है जैसे मर्जी रख दीजिए, ठीक है, इसका जो उसका आगे वाला पार्ट होगा वो प्रकाश को तलाश में रहेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो इसका जड़ होगा पानी की तलाश में नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ही आता है क्योंकि जल की ओर वृद्धि ये करती है, इसलिए इसको जो है वृद्धि धनात्मक जलानुवर्ती कहलाता है। उसके बाद वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है उसको खाना बनाने की आवश्यकता होता है, क्योंकि जितने बीज में भोजन होते हैं वो ख़त्म हो जाता है अंकुरण होने के समय, तो वो उसे जो है प्रकाश के प्रति जो है काफ़ी उद्दीपन करती है, इन प्रकाश की तरफ वो जो है फटाक से बढ़ने की कोशिश करती है। इसी के लिए इसको कहा जाता है इसे वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश अवर्ती प्रकाश की दिशा के विपरीत दुर्वृद्धि होती रहती है। तो ये पौधों में भी एक जो है विशेष गुण होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष है जड़ तंत्रों की प्रकार। देखिए आखिर जड़ कितने प्रकार की होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि जड़ कितने टाइप का, और जानना भी आपके लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जड़ जो होती है दो टाइप की मानी जाती है। एक जो होता है मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम। देखिए मूसला जड़ तंत्र क्या होता है, इस जड़ तंत्र का परिवर्धन यानी मूल्यकरण यानी रेडिकल्स से होता है, जिसकी वृद्धि द्वारा प्राथमिक जड़ यानी मूसला जड़ बनती है। यह जड़ जो है निरंतर वृद्धि करती रहती है तथा इसमें पार्श्व जड़ यानी लेटरल रूट्स निकलती है। मूसला जड़ तंत्र पौधों को पृथ्वी में दृढ़ता से जमाए रखता है, यानी पृथ्वी में बनाए रखने के लिए इसका रूट जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है, क्योंकि ये ज़मीन को जो है भेदती हुई पृथ्वी की करके बहुत गहराई तक पहुँच जाती है। इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, यानी इसमें दो पार्ट होते हैं, याद रखना बीज के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। यानी जैसे चना हो गया, गुड़हल हो गया, नीम हो गया, तो मुख्य जड़ तंत्र होते हैं जो ये पौधे इनमें आते हैं। दूसरा जो है आपके समक्ष जो है अपस्थानिक झकरा जड़ तंत्र यानी एडवेंटेस रूट सिस्टम। इस जड़ तंत्र में जो है प्राथमिक जड़ छोटी तथा अल्प विकसित रह जाती है और महीन एवं पतली रेशेदार जड़ों के गुच्छे जो है मूलकृत अंकुरित यानी फ्लेम्स के अधीर भाग से बढ़ती है तथा यह जकड़ जड़ तंत्र कहलाती है। इसमें जड़ें जो है छोटी, कम सकित सतह तथा क्षैतिज रूप से फैली होती है। ठीक है, ये जड़ तंत्र पौधों को दृढ़ता जमाए नहीं रख पाती है, क्योंकि जड़ें भूमि में गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। इसे एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे मक्का, घास, गेहूँ आदि का मुख्य जड़ तंत्र होता है। यह जो होता है द्विबीजपत्री पौधे जैसे चना, गुड़हल, नीम का मुख्य जड़ तंत्र होता है। इसमें पत्ते जो होते हैं दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, कई भागों में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, चना, गुड़हल, नीम जो है ये जड़ तंत्र पाए जाते हैं। उसके बाद है उपानास्तिक यानी झकड़ जड़ तंत्र, यानी इसको हम कह सकते हैं एडवेंटेसिस रूट सिस्टम। कहते हैं इस जड़ तंत्र में जो है प्राथमिक जड़ छोटी तथा अल्प विकसित रह जाती है और महीन एवं पतली रेशेदार जड़ों का जो है गुच्छा जो है
मूलकण प्रकुरण यानी प्लम्बिस के आधारित भाग से बढ़ती है तथा ये जकड़ जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ें जो होती है छोटी, कम शाखित, सतही तथा क्षैतिज रूप से फैली हुई नजर आती है। यह जड़ तंत्र पौधों को दृढ़ता से जमाए नहीं रख पाती है क्योंकि जड़ें जो है भूमि में गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का, घास, गेहूं आदि का मुख्य जड़ तंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बीजपत्री का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है इनके पत्ते अगर देखिएगा, जैसे आपके गेहूं के भी देखे होंगे, मक्का का भी देखे होंगे, तो एक ही पत्ते जो होते हैं बड़े लंबे से होते हैं। तो ये जो है आपको जो है डिफरेंस करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और समझाने के लिए कि द्विबीजपत्री में जो होते हैं पत्ते कई भाग होते हैं और एक बीजपत्री में जो होते पौधे के जो पत्ते होते हैं एक ही पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पर जो है दोनों जो है जड़ों की यहाँ तुलना बताई गई है। पहला जो है जड़ तंत्र के प्रकार में जो है मूसला जड़ तंत्र में जो है आप देख सकते हो कि इसकी जड़ें जो है बहुत ही कम है। ठीक है, कम अमाउंट में दिख रहा है मूसला जड़ तंत्र में, लेकिन झक्कर अपस्थानिक जड़ तंत्र में जब देखोगे तो वहाँ पर जड़ों की संख्या अधिक होती है, लेकिन ये जो होती है गहराई तक नहीं जाती है। गेहूं के पौधे देखते ही अधिक गहराई तक नहीं होती है क्योंकि उसको ऊपर से ही न्यूट्रिशन सारी जो है मिल जाती है, इसलिए वो गहराई तक नहीं जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भूमिका यहाँ पर अदा करता है। उसके पश्चात जो है हम करेंगे जड़ों के प्रकार। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूट्स। फ्रेंड, what do you mean the types of root? There is a tap root. It is the primary and the main root that are devolved from to the radicals bears normalus. There is a branches and the remain ungrounded. It is usually found in the dicot, example sunflower, mustard, carrot, mango. Shown in this figure. The second is the adventurous root. These are roots that are devolved from any part of the plant except the radically. There is maybe a right to the underground. They may be grow from the nodes. Many plants, bamboo, and their stem cutting to the rose as a tree branches, banana or stem base. Fiber root is the monocot. The next topic is regions of root. Friend, here the apical regions of roots of any root system showing the same zone of regional as there can be seen in this figure. A longitudinal section of root apex showing their flowing structure. First is the root tap region. It is a thimble-like structure produced by the metastamatics and the rapidly divided zone and protect the tender apex. Apicals is a meristem from to the harsh soil particles. As the root grows the further down in the soil, root cap is wear out, but it is constantly renewed. It's an aquatic plant, pistia, and the water hyacinth root cap is like to the loose of temple is called root pocket. The second is the regions of mesostomatic cells. It is a small regional and active dividing cells called to the apical meristem. It is a constant of dermogatogens. Almost layer was the cells mature into the epilemia and the roots cap. The second is a peribellum. The inner dermogens was the cell mature into the cortex. And third is a plerome is the central regional was the cell mature into the stem. Is the monocot cap is formed by the independent groups of a cell known as the scalopathrogen. Third is regions of ignorations. There is a situated next to the merismatic regions. The wherein in their cells ignored, there is in garage, there make the roots grow in the length. And fourth is regions as a maturations. This is the next to be regions of ignorations, and the wherein their cells mature and differentiate into the various tissue constitute the root hairs are fibrous regions having the unicellular hairs which is the absorb water, minerals, salt from the soil, and permanent regions which is lies behind the roots hair zone and without hair. It is a produce or lateral roots anchors the plant is the soil and the conduct of water and mineral upward. In the magazine root tips is a Clovis 1958 discovered as the center cap like a reservoir. There is a inactive cells lying between the roots caps and active meristematic regions called quiescent center. These cells become active whenever
the Brazilian active meristematic cells are damaged. Show in this picture the apical part of root system. So in this figure, there is a root and permanent regions, root here, region, groove regions, the root cap regions, and the cytopatogens, root cap, dermogatogens, perilevel, and perialbus pyloromies, and other parts are present here. This is important for the exam view. अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है जड़ के प्रकार। देखिए पहले जो था जड़ तंत्र था, सिस्टम था। अब जो है जड़ के प्रकार, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, एक जैसा मत समझना, ठीक है। वो जड़ों के जो है सिस्टम था, ये जड़ों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ रूट। एंड हेयर इज द जो अगला था टॉपिक वो हमारा था जड़ के जो है तंत्र यानी जो है रूट सिस्टम, और ये है जड़ के प्रकार। तो जड़ के प्रकार जो ये भी होते हैं दो ही प्रकार के। पहला जो होता है मूसला जड़, होता वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आती है। यह प्राथमिक तथा मुख्य जड़ है जो कि मूलांकुरण से उत्पन्न होती है तथा ये भूमिगत और बहुशाखित होती है, और ये जो है द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः पाई जाती है। जैसे कि आपको सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं कहते हैं कि ये द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों, गाजर, आम के पौधा, ठीक है। उसके बाद है उपस्थानिक यानी एडवेंटेसिस जड़ें। उपस्थानिक का मतलब यही होता है कि उपस्थानिक जड़ों का विकास जो है मूला अंकुरण से न होकर पौधे के अन्य किसी हिस्से द्वारा होती है। देखिए दोस्तों, मूसला जड़ में जो होती है पौधे को बीज से जो होता है इसका विकास होता है, लेकिन यहाँ पर जो बताई गई है आपके अपस्थानिक में वो जड़ों बीजों से नहीं उत्पन्न होती है, वो पौधे के किसी भी भाग से किसी भी हिस्से से उत्पन्न हो सकता है, या आप उसको काट के लगा दो, ठीक है। ये वल्य यानी एरियल्स अथवा भूमिगत हो सकता है। ये तने के कटे हुए भाग गुलाब से, पर्स से, मनी प्लांट, बांस, पेड़ की शाखा से, जैसे बरगद जो होता है उस शाखाओं से ही जो है नया पौधा बन जाता है। स्तंभ के आधार से एक बीजपत्री में झकड़ जड़ से उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है ये किसी भी पार्ट से जो है डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन मूसला जड़ में जो होती है वो किसी पार्ट से नहीं होती, वो बीजों से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि एक जो होता है मूसला जड़ जिसमें एक यानी दो टाइप बताया गया है। पहले में जो होता है जो है बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे, और दूसरा जो है जो बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं वो किसी पौधे के किसी पार्ट से किसी भाग से उत्पन्न होते हैं। तो दोनों में यही जो है डिफरेंस पाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जड़ के क्षेत्र। आखिर जड़ के क्षेत्र का क्या मतलब है? कहते हैं दोनों ही प्रकार के जड़ तंत्र, चाहे वह मूसला हो तथा झक्कड़ हो, ठीक है, जड़ों की शीर्ष भाग में सामान्य प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया जाएगा। जड़ शीर्ष के ऊर्ध्व काट कुछ रचना इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पहले इसमें कहते हैं हमारा मूल जो होता है मूल गोप यानी रूट कैप क्षेत्र होता है। यह जड़ के अग्रस्त सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपी जैसी का एक कार्य है, ठीक है। टोपी जैसी जो है संरचना होती है, और जो विभाजित क्षेत्र तेजी से सकित होने लग जाती है यानी तेजी से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मूल गोप्स का कार्य है कि जड़ के कोमल शीर्ष भाग यानी एपिकस तक की मिट्टी के सख्त कणों से सुरक्षा प्रदान करना। जो सख्त कण होते हैं उससे जो होता है मूल झक्कड़ को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जब जड़ जो होती है मुद्रा यानी मिट्टी में ठीक है, यहाँ मृदा लिखा हुआ है, मृदा की जो है मिट्टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब जड़ जो है मृदा को भेदती हुई नीचे वृद्धि करती है तब जो है मूल गोप्स नष्ट होने लगती है, परंतु निरंतर नई कोशिकाओं के द्वारा बनती भी रहती है। विभिन्न जलीय पौधों में जैसे कि जो आपने देखा होगा प्लिस्टा का पौधा देखा होगा, एवं जलकुंभी जो है मूल गोप एक थैली के समान होती है जिसे हम जड़ पैकेट यानी रूट पैकेट कहते हैं, जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष विभोजोत्कीय कोशिका क्षेत्र रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यह सक्रिय रूप से जो है विभाजन करने वाली कोशिकाओं का छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे शीर्ष विभोजोत्कीय यानी अप्लिकस मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें जो है 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला यही कहता है कि डैमरोटेजन क्या होता है? डैमरोटेजन जो होती है सबसे बाहर की परत जिसकी कोशिका मूल गोप या मूल्यस त्वचा यानी बिलम
में प्रयुक्त होती है। दूसरा जो है पेरिबेलम। पेरिबेलम जो दोस्तों होता है डायजमोटोजन के भीतर यह वेलकुट यानी कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है। तथा जो अगला जो हमारा है प्लेरिडोम। प्लेरिडोम जो होता है केंद्रीय भाग जिसकी कोशिका बड़ी होकर रंभ स्टेल्स बनाती है। ये एक जो है बीजपत्री पौधों में जो मूल गोप का निर्माण करने वाले कोशिकाओं का एक स्वतंत्र समूह जिसे हम गोल कंपन यानी ग्लोप्रोटन्स कहा जाता है से होता है। उसके बाद हमारे समक्ष दृढ़ीकरण क्षेत्र डिजन्स ऑफ एलिंगोस्टन्स। ये जो है विभक्तक के क्षेत्र के बाद स्थित होता है और यह कहते हैं कि कोशिकाएं लंबाई में तेज़ी से वृद्धि करती है तथा जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यानी जड़ के जो वृद्धि होता है उसके लिए ये पार्ट जो है काफ़ी उत्तरदायी माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है परिपक्वन क्षेत्र रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस। यह दृढ़ीकरण क्षेत्र से अलग क्षेत्र होता है और यहाँ की कोशिकाएं विभिन्न कुतकों में प्रयुक्त और विभेदित यानी हो जाती है। जड़ रोम तथा रोम धारक पिलीफेरस क्षेत्र यानी पिलीफ रीजन्स जिसमें एक कोशिकीय रोम पाया जाता है। यानी इसमें जो दोस्तों हैं एक रोम पाया जाता है जो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। यानी जो ये है मृदा से जो है मिट्टी से जल और जो है खनिज जो है लवण अवशोषित करती है। स्थानीय यानी क्षेत्र यानी परमानेंट रीजन जो जड़ रोम्स के क्षेत्र के बाद पाया जाता है तथा ये रोम रहित होती है। ये पश्चमी जड़ें बनाता है, पौधे की मिट्टी में जमा रखता है और अवशोषित जल और लवणीय जो खनिज लवणों को पौधे के ऊपर से भाग में पहुंचाता है। कहते हैं क्लोजल जो था 1958 में मक्का के मूल शीर्ष में मूल गोप या विभवतक क्षेत्र के बीच एक निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह ज्ञात किया जिसे जो है शांत के यानी क्वेसेंट सेंटर नाम दिया गया। जब सक्रिय विभवस्थ की कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस अवस्था में इसकी कोशिका सक्रिय हो जाता है और जो है विभाजन करने लगता है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। इस चित्र में भी आप इन्हीं चीज़ों का जो है देख सकते हो कि इसका जो है मुसला जड़ देखिए कैसा बनाया गया है। इसमें जो मूल रोम क्षेत्र देखिए कैसा है, वृद्धि क्षेत्र देखिए कैसा है, मूल जो है गोप क्षेत्र कैसा बनाया गया है। तो यही डिफरेंस जो होती है पौधों में बताती है। ये जो हमारा डायग्राम है, पहला जो डायग्राम है जड़ के शीर्ष 4 विभिन्न क्षेत्र दर्शाए गए हैं। दूसरा जो है जड़ शीर्ष का उद्भव काट सेक्शन को दर्शाया गया है कि काट सेक्शन जब काटोगे तो उसमें इन चीज़ों का जो है आप अवलोकन करोगे। तो ये काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। और इससे जो है हम जड़ के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? There is a modification of root that tap root and adventitious the root can be modified into a variety of form to perform a various function as can be seen from the following chart. Here shown in this chart the modification of roots, their tap root modification, and second is a adventitious root modification. Friend, there is important. Their tap root modification is conical roots, fusiform roots, napiform roots, and tuberous root. And the adventitious root modification is tuberous roots, fasciculated roots, nodulous roots, and moniform roots, annulated roots, and assimilatory roots. And here also present assimilatory roots, epithelitic roots, and panometaphoreous respiratory roots, sucking roots of hosterias, and props roots, stellate roots, climbing roots, and clanging roots, floating roots. There is important for the roots part. The A part is a tap root modification. Here, the tap root becomes a fleshly for the storage of food. Friend, the tap root is a fleshly for the storage of food. So in this table, their tap root modification food storage. There are first of conical roots type. Their characteristics is base is bodied and taper gradually to about to the apex. Example, carrot. The carrot is the example of conical roots. And fusiform root is a swellens is a middle taperings to about to both ends. Example, radish. And next is napiform. There is spherical at base tapering sharply and toward the tips is a turnip. And fourth is a tuberous
means the thick and fleshy with the non-defined shape. As example, 4 o'clock plant. The 4 o'clock plant is important. Friend, show in this picture the modification of the root taproot. There is a first is a conicals mean to carrots. The carrot is a conical taproot, and second is a fusiform means radish. There is a radish is a taproot in present of fossil form, and third C part is a napiform means turnip. Turnip is the important vegetable, and the last is tuberous means 4 o'clock plant. There is important for the exceptional case. There 4 o'clock plant. There is the taproot present here. The B part is adventitious root modification. What do you mean to the adventitious root modification? Adventitious root modification get a modify for various function. There is a show in this table. There is a types, character, and example. There are modification of the food storage. The first is tuberous. These are swollen roots developing from the nodes and prostate stem. The example sweet potato. And second is a fasciculated. Fasciculated is a type. There are swollen roots of developing in a cluster from their stem. Is the dahlia. Dahlia is the example of fasciculated plant. The third is a nodolosis. There is only apex of roots because the swellens like a single beads. Example is a mango ginger. And fourth is a moniliform. Moniliform is the root alternately as well, and there are constructed is a preventing a beads or molliform forms appearance. There is example of grasses and sedges. There is a fifth is a annulatids. Annulatids mean they look as if a form a number of discs placed on the above the other. Their example is ipecac. Ipecacs is their example of this annulatids form. And next is a modification of photosynthesis. There is a first is a accumulatrix root. The root which when exposed to the sun and develop of chlorophyll turn greens and manufacture food. Their example of Tinospora is Ariel's root or orchid. And third is a modification for absorbing atmospheric moisture. The epithelial roots means aerial root of epiphytes are there greenish and the cover with the spongy tissue is a velumens with which there is absorbed atmospheric moisture. The example is a Varzidas, is a Vanda. Friend, here show this picture is A. A is a tuberous root. There is a sweet potato. There is sweet potato is the first, and second is a fasciculated root. There is a fasciculated root is a B part. There is example of dahlia. Dahlia is there is a here, and C is a nodulos is a mango ginger. There is a mango ginger. And here show the D part is there is a monifiliform roots is a grass. The next is a E is a annulated root means apical. There is a F is there a accumulatrix and epiphytic root is a orchid. There is a present of different types of eventual roots of modifications. The fourth is the modification for the better gaseous exchange. There is an example of Nematophorus. Nematophorus is are respiratory roots. There some roots grow is a verticals is up negatively genotropics into the air. Exposed air tips and the post is the minute pour through there which is a root. Spears appear like a conical spical comings out of water. Example of mangroves is a marshmallow plant is the rhizopora. And fifth is a modification for the sucking nutrition from a host. There is a modification for a sucking nutrition from a host. There is sucking roots of Hastoteria. There is a parasitic plant give out of sucking root of Hasterias which is a penetrate living host plant, and the suck food from a phloem is a Cuscuta. Cuscuta, it is example there is a sucking roots and Hasterias.
Here so in this picture, the adventure route of modification is a Nemometrophorus is the first. There is the mangrove plant, and second is a Costocata. Costocata is important for their parasite on the host, and there is a other bee. Two is a section flowing sucking roots of asterians penetrate their host plant. The important in this picture they show the different types of plant. Root modification for a strong support. There is a modification of a strong support. Here, aporo roots. Roots are developed from the tree branches and they hang downward and ultimately is a penetrate the ground. This is provide to support the heavy branches. The example banana trees. The banana trees is example for the proper roots. And second is a stillet root. The extra root developing from the nodules and the near their base of stem grow to the obliques and the downward to the penetrate their soil, giving the strong anchor carriage. There is a sugarcane scrape pine. Their example. And climbing root there a big clamber twines around and the clasp to the support with the help of climbing root arising from there. Is a many plant and betel. The many plant and betel is the example for the climbing root. The next is clanging root. Clanging roots mean special cleaning roots arise, enter their crevices of support and fix the epiphytes. There is example of epiphytes orchids. And seventh is modification for the biconicals and respiration. Biconics is a respiration is the floating root. Their spongy floating roots filled with their air arise from the nodes of the some aquatic plant and help in the floating and respiration. Is example Jissiji. The one amazing thought there, the great banana tree is the Sivapur, Kolkata is a more than 200-year-old, forming a crown of over 404 meters in the circumference and has about a 1600 proof root. There is a present in this figure. There is a pro roots is a example banana trees and there is an important. And secondly a settled root there is shown in this picture. And C is there is C is a climbing root of betel, there is an important, and third is a floating root of Jassisa. There is a planting root on the sea and the marine. दोस्तों जो हम यहाँ पर कर रहे हैं जड़ों के रूपांतरण, देखिए जड़ों के जो रूपांतरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं इनके नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बच्चों के लिए समझना भी बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। देखिए जड़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपको अगर जिस तरह समझाया जाए कि जैसे आपको समझ में आ जाए तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जड़ों के रूपांतर पार्ट देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन कैसी होती है। सबसे पहले कहते हैं मुसला जड़ें और उपास्त्रिक जड़ें सामान्य कार्य के अलावा विभिन्न जो है विशिष्ट कार्य करने के लिए कई तरह से जो है रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे नीचे जो है तालिका में आपके समक्ष दिया गया है, कहते हैं यहाँ पर जो है एक तालिका दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें मूल जड़ों के रूपांतर पार्ट दिखाया गया है। एक साइड जो दिखाया गया है मुसला जड़ यानी टैप रूट रूपांतरण, दूसरा तरफ दिखाया गया है जो है अपस्थानिक यानी झकरा जड़ एडवेंचरस रूट्स यानी रूपांतरण। कहते हैं कि जो आपका टैप रूट है उसमें जो है कॉनिकल्स जड़ यानी शंकु रूपी कॉनिकल जड़ पाया जाएगा, तरकु रूपी यानी फॉसी फॉर्म जड़ जो है, अगला जो है कुंभी रूपी यानी नेपी फॉर्म्स, उसके बाद है गांठ द्वार कटित यानी ट्यूबरोसिस जड़ें। तो ये जो है 4 प्रकार के रखता है जो टैप रूट है। अगला जो है हमारा जो है उपास्थानिक जो है झकर जड़ जो रूपांतरण होता है कदिल यानी ट्यूबरोसिस जड़ में। उसके बाद दूसरा जो है संपुलित गुच्छित यानी फैसिकुलेटेड जड़। उसके बाद है थर्ड जो है ग्रैथिल यानी नोडलोस जड़ें। चौथा जो है मैनी लीप रूपी मोनिफॉर्म्स जड़। उसके बाद वलिद यानी एनुलेटेड जड़ें। उसके बाद है स्वंगी कारक यानी एसुमुलेटरी जड़। उसके पश्चात है अधिपादित यानी एपिथेटिक्स जड़ें। उसके बाद है बात पुटीधर यानी न्यूटोफेयर श्वसन जड़ भी कह सकते हो उसको। उसके बाद है चूसक मीन्स सकिंग जड़ जो है पुष्पकांग यानी हस्टोस्टोरियस। उसके बाद है प्रोप जड़ वस्तन स्टिलिंग जड़ें। अरो यानी क्लाइंबिंग जड़। प्रतानी यानी क्लैनिंग जड़ें। उसके बाद है प्लॉबी यानी फ्लोटिंग जड़ें।
तो कुल जो है इसके 14 रूट्स प्लांट दिए गए हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है नाम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आगे चल के आप अगर बोटनी लेते हो तो बोटनी में जो है ये सारी बातें जो है समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको यही बात पढ़ाई जाएगी। तभी तो आपको यहाँ पर जूलॉजी भी पढ़ाई जाती है और बायोलॉजी जो है इसका बॉटनी का पार्ट भी, क्योंकि प्लांट जो होता है बॉटनी में जाता है, जूलॉजी जो होता है एनिमल्स में जाता है। तो इसको आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी जगह जो बच्चे हैं अगर वो बीएससी करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, दोनों के लिए। तो इसलिए जो है आपको इन चीज़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है ये पीएमटी में भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो है मूसलाधार रूपांतरण, उसमें क्या बात बताई गई है। कहते हैं खाद्य पदार्थ भंडारण के लिए जो मूसलाधार मार्शल हो जाता है, यानी ये जो होता है खाद्य पदार्थ यानी फूड को स्टोरेज के काम करता है। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें जो है शंकुरूपी में जो होती है दोस्तों, ये जो लक्षण होती है इसको, आधारित भाग चौड़ा तथा अग्रशिरा क्रमश पतला और संकरा होती है। आपने गाजर को देखा ही होगा, गाजर जो होता है ऊपर से बहुत मोटा होता है, नीचे आते आते पतला हो जाता है। तो ये जो है शंकुरूपी का एक उदाहरण है। उसके पश्चात आता है तर्करूपी। तर्करूपी में जो होता है मध्य भाग फूला था, जो ऊपर एवं नीचे का जो सिरा होता है पतला होता है। जैसे मूली को भी देख सकते हो आप, मूली जो होता है ऊपर थोड़ा सा पतला होता है, नीचे भी पतला होता है, बीच में जो होता है फूला हुआ होता है। तो इसको क्या हम कहते हैं, तर्करूपी। उसके बाद है हमारा कुंभी रूपी। कुंभी रूपी जो होती है आधारित भाग लट्टू जैसा गोल एवं अंतिम जो होता है सिरा अचानक पतला धागे जैसा हो जाता है। जैसे आपने सलगम को तो देखा ही होगा, सलगम जो है टर्निप जो होती है सलगम, ये ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखोगे कि ऊपर पतला होता है, नीचे बीच में जो होता है मोटा चौड़ा हो जाता है और नीचे जो होता है धागा रूपी बन जाता है। तो इसे हम कुंभी रूपी कहते हैं। उसके बाद है गांठदार। गांठदार का मतलब दोस्तों यही होता है कि मांसल एवं मोटी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसके लिए ओक क्लॉक जो है पादप पदार्थ, जो पादप हमारे प्लांट है, ये इसमें आ जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, जिसमें जो है आपको जो है शंकु रूपी यानी गाजर को दिखाया गया है। ठीक है, तर्क रूपी यानी मूली को दिखाया गया है, कुंभी रूपी जिसको हम सलगम कहते हैं सो दिखाया गया है, और जो लास्ट में है आपके संबंध कंदील यानी 4 o'clock पादप। तो दोस्तों ये चित्र से भी आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कौन प्लांट जो है किसके पार्ट में आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अपस्थानिक जड़ रूपांतरण, ये दूसरा पार्ट में आ जाता है, एडवेंचरस में आ जाता है ये। तो ये किसी भी कार्यों के लिए जो है अपस्थानिक जड़ें रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहले प्रकार, लक्षण और उदाहरण हम देखेंगे किसमें क्या है। पहला तो आता है खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए रूपांतरण। देखिए खाद्य पदार्थ को जो रूपांतरित करने के लिए कौन कौन से जो है ये इसमें आता है। तो पहले तो आता है कंदिल। कंदिल जो होती है लेटी हुई प्रोस्टेट स्तंभ की जो है पर संधि से उत्पन्न अनित मसल एवं फूली हुई जड़ें होती है। इसका एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद आप देखते होंगे, उसमें इसी प्रकार जो है होता है। उसके बाद गुच्छत। गुच्छत जो होता है स्तंभ एक ही बिंदु से उत्पन्न मसल जड़ों की गुच्छा होता है, जिसमें डहेलिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्रंथिल। ग्रंथिल जो होता है जड़ों के केवल सिरे मोती जैसे फूल जाते हैं, जैसे आम या अदरक, यानी मैंगो और जिंजर जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आम और अदरक। उसके बाद है मणि रूपी। देखिए मणि रूपी जो है जड़े की थोड़े थोड़े अंतराल पर फूल कर मणि की माला समान आकृति हो जाती है, जैसे घास और सेज। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्जाम व्यू से भी। अगर वहाँ पर गुच्छित आ जाता है तो आपको डेलिया एग्जाम याद रखना होगा, ग्रंथिल आ जाता है तो याद रखना आम जो है आम इसमें पाया जाता है, और अदरक जो है ऐसे कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है मणिरूपी भी हो गया। उसके बाद है बल्ललित। बल्ललित जो होती है जड़ संरचना ऐसी जैसे एक के ऊपर एक अंश संख्या फूली हुई चकित व्यवस्था हो। ये हमारा 5th पॉइंट है। इसमें जो है इपेकक आता है। इपेकक जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समझ है प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्लांट किस चीज़ों में जो है रूपांतरण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है यहाँ स्वैंगिक कारक जड़। देखिए स्वैंगिक कारक जड़ क्या होता है, ये जड़ें प्रकाश में उद्भासित होती ही परिहरित युक्त अथवा हरी हो जाती है एवं भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल को आपको पता है गिलोय जो होती है, गिलोय इसी तरह का आता है, जिसको हम टिनोस्पोरा भी कहते हैं, कि वह भी जड़ें इसी प्रकार से होता है। यानी गिलोय तो आपको पता ही होगा। ये कुछ बातें जो है याद भी रखना होता है। उसके बाद है
वायु अंतराल का अवशोषण करने के लिए रूपांतर। देखिए वायु मंडलीय अंतरता को अवशोषण करने के लिए जो ये पौधे किस प्रकार जो है अपने आप को रूपांतरित करती है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है अधिपादिप जड़ें। अधिपादप जो होता है एपीफाइटिस की अवयवी जड़ हरी एवं मृत स्पंजी ऊतक यानी वेलोमेन द्वारा ढकी तथा ये है वायुमंडलीय नमी अवशोषित करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है आक्रेड यानी कंडा, कंडा जो है इसका एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी आपके समक्ष दिया गया है। पहला एग्जाम्पल जो है आपको कदित जड़ यानी चक्रकंद के दिया गया है। दूसरा जो है गुच्छित जड़ यानी डेलिया का दिया गया है। तीसरा जो है ग्रंथि जड़ जिसमें आपको पता है आम और अदरक का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सी पार्ट में अदरक को ही रिप्रेजेंट किया गया है। उसके पानी रूपी जड़ यानी घास, जो आपको पता है ये घास जो है हमारा दिया गया है। ई पार्ट में जो है बलिए जड़ ई पे कक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्वैगी कारक एवं अधिपादित जड़ें यानी आर्किडस, यानी आर्किडस तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया भी था। इसको हम जो है कंडा भी कहते हैं, कंडा का पौधा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो। उसके पश्चात है उत्तम गैसीय विनिमय के लिए रूपांतरण। देखिए उत्तम गैस के लिए कौन चीज़ जो है किस चीज़ में रूपांतरण होता है, तो इसके लिए जो है बाट पुटीधर श्वसन जड़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं मान्य। कुछ जड़ें जो है रूपांतरक जो है गुरुत्वावर्तीय सीधे ऊपर की तरफ वायु में वृद्धि करते हैं और दुभाषित जड़ों के जो शिखर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जड़ें श्वसन करते हैं। ये जो है शंकुन नुमा स्पाइक होते हैं और जो जल से बाहर निकल रहे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो होगा मैनग्रव यानी कंच पादप, राइजोफेरा जो है इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। उसके पश्चात है फिफ्थ परपोषी से पोषण चूसने के लिए रूपांतर। देखिए परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं यानी चूसक जड़ या हम इसको चूसांग यानी हेस्टोरियस भी कहते हैं। ये परजीवी जो होते हैं पौधे के तने से विकसित चूसक जड़ें यानी जीवित परपोषी यानी होस्टर पादप शरीर को भेद कर जो है पोषण उनसे चूस लेते हैं। जैसे अमरवेल, कष्टकुटा यानी इसको हम कष्टकुटा कहते हैं, अमरवेल हिंदी में अमरवेल कहते हैं। ये पौधा जो है आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है या इसको आप आसानी से भी देख सकते हो। ये एक तरह से पैरासाइटिड कहलाता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो यहाँ पर अपासी जड़ से रूपांतर जो है मैनग्रोव पादप के जो है बट्टीधर जड़ पहला पाया गया है। ठीक है, बट्टीधर जड़ के रूप में दिखाया गया है। दूसरा जो है कष्टकुटा यानी आपके समक्ष जो है अमरवेल दिखाया गया है। ठीक है, ये परपोषी होते हैं। और तीसरा जो है काट में परपोषी स्तंभ को भेदती हुई परजीवी चूसक जड़ यानी मुस्कांग। तो ये सारी चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम के साथ साथ चित्र भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद मजबूत आधार प्राप्त करने के लिए रूपांतरण। देखिए मजबूत आधार करने में सबसे पहले स्थान तो आता है प्राप्त जड़ यानी प्रोजरे स्कंद। वृक्षों की शाखाओं में जो है उत्पन्न जड़ें नीचे लटकी हुई वृद्धि करके जमीन में धंसकर भारी शाखाओं को सहारा देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बरगद यानी ब्रैंड ट्री। ठीक है, बरगद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसको देखोगे कि जड़ जो उसके होते हैं धंस जाते हैं ऊपर से निकल के टहनियों में से और उनको सहारा प्रदान करता है और कहते हैं ये कई सालों तक जीवित भी इन्हीं कारणों से रहते हैं। उसके बाद है अवस्तंभ जड़ें यानी तनों के आधारी भाग के समीप से जो है पश्च संधि से अनेक जड़ें उत्पन्न होते हैं। तर्क रूप से जो वृद्धि करती हुई जो है मृदा में धंस जाती है तथा प्रबल सहारा प्रदान करती है। जैसे गन्ना, कवेरा, तो सारे सब एग्जाम्पल है। अगर कवेरा के बारे में आपको नहीं पता है तो गन्ना के तो जड़ें आपको पता ही है। गन्ना तो बहुत ही आसानी से दिखता है। गन्ना के देखोगे ना तो ऊपर वाला पार्ट भी जड़े के रूप में रूपांतरित होकर उसको सहारा देता है। अगर आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा। उसके बाद आरोही जड़ यानी कमजोर तने वाले आरोही पौधों को जो है पश्च संधियों से उत्पन्न जड़ें आधार या सहारे पकड़कर या चिपक कर सरों में मदद करती है। मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट आपने देखा होगा या पान के जो पेड़ होते हैं वो इसी प्रकार के पौधे होते हैं जो कि इनको सहारा देते हैं। उसके पश्चात है प्रतानी जड़। प्रतानी जड़ का मतलब होता है कुछ विशेष अवस्थानिक जड़ें तने की जो है दरारों या उभारों में धंस कर अधिपादित पौधों को स्वीकृत करती है। यानी अधिपाद यानी एपीफैटिस इज द ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे समक्ष जो है उत्प्लावन तैरने एवं श्वसन हेतु रूपांतर। देखिए तैरने वाला जो पौधे होते हैं फ्लैपी जड़ होते हैं यानी फ्लैपी उनकी जड़ें होती हैं। कुछ जलीय पौधों को जो है पर्व संधि से स्पिंजिस वायु से भरी प्लाविस जड़ें उत्पन्न होती है।
ये पौधों के जल पर जो है तैरने के लिए सहायक होती है ताकि पौधे सांस ले सके। जैसे जुसिया जुसिया जो है इसी प्लांट के अंतर्गत आता है। कहते हैं सिवलपुर कोलकाता का एक प्रसिद्ध बरगद का पेड़ जो है 2 साल पुराना है, जिसके शिखर की परिधि 404 मीटर तथा 1600 स्कंद यानी प्राप्त जड़ें हैं, जो कि काफ़ी इसको विशिष्ट बनाता है। बरगद के पेड़ जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके बारे में भी चर्चा की गई थी, जो कलकत्ता में है, कुछ इसी प्रकार की होती है और देखने में कुछ ऐसा ही प्रतीत होती है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है स्तंभ रूपी जो है, जिसका नाम आपको पता ही होगा, गन्ना है। गन्ना में देखिएगा पहले तो जड़ पूरी तरह से जो है आ रखी है, फिर उसके अगले पार्ट में भी जड़ रूपांतरित हुआ है इसको सहारा देने के लिए। तो कहते हैं आप डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ सकती हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आरोही यानी पान। पान जैसे जड़ है, आप देख सकते हो। आरोही पौधा जो होता है, पान के पौधे होते हैं जो एक दूसरे के सहारे देकर आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो है पलाबी जड़ यानी जो है जुसिया जो होता है पानी में तैरने वाला पौधा है, ठीक है। और नीचे जो होता है इसका जड़ जो होता है मिनरल सारे प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आगे जो है दोस्तों हम देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, रूट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देयर इज अ फंक्शन ऑफ रूट्स। व्हाट यू मीन टू फंक्शन ऑफ द रूट? देयर एंकरेज द रूट एंकर द प्लांट फॉर्मिंग टू बी a soil. This is a mechanism function. There anchorage. And secondly the absorptions. Absorptions is the roots absorb water and minerals, sound and conduct them to the upward and physiologically function. There is third special function by the undergoing modification in their structure roots and perform to a special physiologically function like a food storage, accumulations, absorptions of atmospheric moisture, sucking food from the host, better gaseous exchange and chemical function like a floating, biconics and their storage, anchorage is and the climbings. दोस्तों हमने अब जो पढ़ना है जड़ों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ रूट। सबसे पहले आता है इसमें स्थिरीकरण। देखिए जड़ पौधों को ज़मीन में मजबूती से जो है जमाए रखती है, यानी यांत्रिक कार्य करती है। सारे यांत्रिक कार्य जो होता है जड़ों द्वारा ही संपन्न किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात है अवशोषण। देखिए जड़ों का कार्य जो होता है, अवशोषण का कार्य होता है। जड़ें जो है मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके ऊपर की ओर परिवहन करती है, इसको हम कार्य का प्रकार्य कहते हैं। उसके बाद पश्चात है विशिष्ट कार्य। जड़ें अपने आकार के रूपांतरण से जो है विशिष्ट प्रकार्य कार्य करने में, जैसे खाद्य भंडारण, स्वर्गीकरण, वायुमंडलीय अंदरता का अवशोषण, परपोषी पौधे से जो है पोषण चूसना, गैसीय विनिमय तथा यांत्रिक कार्य जैसे है पल्लवन फ्लोटिंग या जो है उत्प्लवन यानी बाइकॉन्सिस जो है दृढ़ स्थिरीकरण और आरोहीकरण में सक्षम हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो है इम्पोर्टेंट भूमिका भी अदा करता है। The next topic is primary structure of root. Friend, what do you mean to the primary structure of root? Here, dicot root. Example gram. There is a dicot root is the a thin transverse a section of the dicot roots in the figure showing the following structure. First of all, the epibelma. Epibelma is a single outermost layer of thin valid cells. Some cells are prolonged to form a unicellular roots hairs. It's a protect and absorb to the water. And secondly is the cortex. The cortex is the large zone many layered cell things bonded to the parenchymatoses with their intracellular space store food and water. Here shown in this picture, a protection of the dicot root is the transverse section. There is endodermis, pericycles, conjunctive tissue, pith and proxylems, metaxylems and phloem, sclerocyma. There is a present of there is a dicot root in transverse sections. The next third is epidermis. The innermost layer of cortex cells vary to shape a closely packed that show the band like a thickening on there is a radial walls is called capsperians strips. There are some cells opposite there is a protoxylems and which lock these strips are called to the passage cells. They help in the movement of water and dissolve a salt from a cortex directly into the xylem. There are all tissue inner to endodermis is a comprised to cell. That is fourth is a pericycle. The inner their
Dam means lies a single layer of pericycle. It is the sheets origin of the lateral roots and vascular cambium, and the cox cambium is doing to the secondary growth. And fifth is the vascular bundle. It is a constant of xylem and phloem patches to lining in the alternate their radius. It is the radius is the xylems is the exorach is where the protoxylem phosphormid having a narrow vasculus and trachea that lies to about the ferrous and the metaxylem. There are different titles letter has widely is a vascular and tracheus lies to about to the center. Depending upon the number of xylems, a patches or root may be a disarch. Means die 2 patches is the hexarach is the hexa 6 patches. There are 6 is a pith. There are sometimes is a methoxylems of all xylem patches is a meet in the center, and in that case of is the absent are there are small and paracymitosis. And seventh is a conjunctives parenchyma. There are parenchyma which is a separate xylem and phloem lining a different radius. Is a B part is a monocot roots. Their monocot root mean a thin transverse section of monocot root shown in this flowing picture. Here so in this picture is a monocot root is a transverse section. Here is epidermis, pericycle, proxylem, metaxylems, and conjunctive tissue and phloem appear. There is a different types of monocot and there is different of dicot. Here a function there is a epibelma is the outermost single layer of thin wall closely packed cells. Some cells are prolonged into the unicellular root hair. And second is a cortex. Cortex is a larger jones multi-layered composed of the parenchymatous is the cells with their intracellular space store water and food material. Epidermis is the third part. There is the innermost layer of cortex with the characteristics of capsiparian strips and the basal cell. A cell is the all tissue inner to the epidermis constitute of cell. There are fourth is the pericycle, single layer having to the prolongers with thin walled cell. The lateral roots originate from this layer. And fifth is the vascular bundle. It is a constant of many wedges of the xylem and phloem arranged radically. There is xylem is a scotch is the polo arch is the polo many. The sixth is a pith. The pith is situated in their central larger cell devolved pit is a parenchymatous or there are scromatosis is a store food. And seventh is a conjunctive parenchyma. It is located in the between the standard of xylem and phloem. And there is a anatomically difference between the dicot and monocot root can be studied from table. Difference between two dicot and monocot. Friend here the character and second is a dicot roots and monocot root. Their character of number of vascular bundle 2 to 6. The dicot root and monocot root is a many. There is a polo arches and the second is a pericycle is a seat of origin of lateral roots. Vascular cox is a cambium. There is a dicot root and the monocot root is a seat of origin and lateral roots only. There comes is the dicot is a present and monocot is absent. The secondary growth is a present in dicot roots and monocot root is absent. And pitch is the very small and absent. The dicot root and monocot root is a large. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जड़ों की प्राथमिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जड़ों की जो है प्राथमिक संरचना किस प्रकार होती है और जड़ों में कौन कौन से पार्ट जो है मौजूद होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे द्विपत्री जड़ यानी डाइकोट में देखेंगे जिसका एग्जाम्पल है चना। देखिए द्विबीजपत्री जड़ जो होती है चना होती है। द्विपत्री जड़ों की अनुपस्थ काट जो होती है कुछ इस प्रकार माना गया है। कहते हैं एपीबैलियम। सबसे पहले एपीबैलियम है जिसका एकल पतली भित्ति युक्ति कोशिका द्वारा बने सबसे बाहरी परत कुछ कोशिकाएं उभर तथा एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है और जड़ों की संरचना जल अवशोषित का कार्य भी करती है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है। पहले देखोगे आप इसके मूल रोम दिखेंगे, फिर एपीबेल्मा दिखेगा, फिर कार्टेक्स दिखेगा। उसी की तरह से जो है इसका अंतस्त्वचा परिभाम संयोजी ऊतक पित्त जिन पर दारू
मेटाजाइलम, फ्लोएम्स, एंड्रोजन तक सब कुछ आपको दिखेगा। ये जो होता है द्विपत्री जड़ों के जो है अनुप्रस्थ काट का एक भाग दिखाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो दोस्तों होता है द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, कहते हैं इसके कुछ पार्ट जो होता है इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो कॉर्टेक्स आता है, यानी बेलकुट। बेलकुट जो होती है बड़ा खंड और बहुत परत युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त। ठीक है, मृदित की यानी प्रोकाइमाटस में होती है, कोशिकाओं में। अंतर कोशिकाओं में होता है, अवकाशीय होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, युक्ति खाद्य एवं जल का भंडारण करती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा जो है अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिक्स। एंडोडर्मिक्स जो होती है वेकुट की सबसे भीतरी परत सघन रूप से जो है व्यवस्थित जो है ढोलकाकार कोशिका, जिनकी रेडियस भित्ति पर पट्टी जैसा स्थूल पाया जाता है। इन्हें जो है स्पोरोडियंस पट्टी यानी इसको कह सकते हैं कैप्सोपेरियंस स्ट्रिप्स कहते हैं, यानी कैप्सोपेरियंस स्ट्रिप कहते हैं। अधिदारु के जो है सम्मुख स्थिर इसकी कुछ कोशिकाएं स्थूल रहित होती है, इन्हें पथ कोशिका यानी पासेस सेल भी कहते हैं। ये जो है खनिजों को है वेलकुट से जाइलम तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। उसका रंभ है स्टेल यानी अंतर त्वचा यानी एंडोप्लाज्मिक्स के अंदर की ओर से सभी ऊतक से रंभ बनते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष है परिसमंब यानी पेरिसाइकल। अंतत्वचा के अंदर स्थित इसकी एक परत होती है। यह द्वितीयक वृद्धि के जो है समय पार्श्व जड़े संवहन गाथा यानी वेस्कुलस कैम्बिलियम्स तथा जो है कांग धन यानी कॉर्क कैम्बियस की उत्पत्ति स्थल होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संवहनी जो है पुल यानी वेस्कुलर बंडल। देखिए जड़ में जो है दारू तथा फ्लोएम के जो है खंड के यानी एकांतरण क्रम होती है, जहाँ जो है प्रोजाइलम्स आरंभ में बना जाइलम जिसकी वाहिकाएं संक्रिय होती है और उन्हें टैकिड यानी ट्रैकिड जो होती है की विद्यमान होती है। परिधि की जो है मेटाजाइलम बाद में जो है बड़ी बहुकाएं और ट्रैकिड युक्त केंद्र की ओर बनी रहती है। जाइलम पैची की संख्या के आधार पर जो है जड़ द्वि आद्रावरी यानी डाइक्रोआर्च डाई 2 पैच के फर्स्ट और अद्रावरी हेक्सा 6 पैच में हो सकते हैं। उसके पश्चात है मज्जा। मज्जा जो होती है दोस्तों पित्त। कभी कभी जो है जाइलम पैच के जो है मेटाजाइलम केंद्र में मिल जाते हैं और तब जो है मज्जा या तो होती ही नहीं अथवा कम को जो है हो सकती है। उसके पश्चात है संयोजिक मुद्रितक यानी कॉन्जेक्टिव पेरोकाइमा। ठीक, इसमें जो है मुद्रिक जाइलम जो है जाइलम और फ्लोएम के बंडलों के बीच योजक के रूप में विभिन्न जो है आरोपण स्थित होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एक बीजपत्री जड़ें। जैसे उदाहरण है आपके समक्ष मक्का। देखिए मक्का जो होती है एक तरह से जो है एक बीजपत्री जड़ें होती है। ठीक है, एक बीजपत्री जड़ों की जो है अनुप्रस्थ काट जिसमें संरचना दिखाई देती है। एपिवेलियम यानी सबसे बाहर एक परत वाली जो है पतली युक्ति कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। सघन रूप से व्यवस्थित कुछ कोशिकाएं उभर कर कोशिका मूल रोम बनाती है। उसके बाद है वेलकुट जो होता है बड़ा खंडित बहुपरिवर्तीय जो है पैराकाइमा अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त खाद्य सामग्री एवं जल का जो है संचरण करता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। उसके पश्चात जो है इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ जो है ऊपर आपको मूल रोम दिखेंगे, फिर एपिबेलम दिखेंगे, फिर कॉर्टेक्स सारे पार्ट दिखेंगे। उसके बाद जो नीचे की संरचना होगी उसमें जो है अंतस्वच परिअम्ब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम संयोजी ऊतक फ्लोएम और मज्जा पाया जाता है। तो ये जो है एक बीजपत्री जड़ों के अनुप्रस्थ काट का एक भाग दिख सकता है। उसके पश्चात तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो आती है अंतत्वचा या एंडोडर्मिस। देखिए वेकुट के सबसे जो है भीतरी परत जो होता है विशिष्ट जो है कैम्पोरियंस पट्टी तथा जो है पथ कोशिका युक्त से बना होता है। उसके बाद है रम जो है एंडोडर्मिस के अंदर की ओर सभी ऊतक रम बनाते हैं। उसके पश्चात जो है फोर्थ पान परिअम्भा यानी पेरिसाइकल जो होती है दोस्तों एक परत वाली कोशिका पतली भित्ति युक्त पार्श्व जड़ों का जो उपस्थित स्थान होती है। उसके पश्चात है संवहन पुल। कहते हैं अनेक जाइलम फ्लोएम के जो है मूल अरित रूप से व्यवस्थित जाइलम एक सॉर्क तथा पॉलीकॉर्क यानी पाली बहुत होती है। पाली का मतलब होता है बहुत। उसके पश्चात है मज्जा पित्त। देखिए केंद्र में स्थित बड़ी सुविकसित जो है मृदित और दृंतक खाद्य पदार्थों का जो है संचलन करती है। ठीक है, उसके बाद है संयोजक ऊतक। देखिए जाइलम तथा फ्लोएम जो है स्टेंट के स्थित द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री जड़ों को जो है आंतरिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन कराती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमने देखना है
कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है द्विबीजपत्री और दूसरा जो है एक बीजपत्री। तो इसमें जो है आप डिफरेंस देख सकते हो। लक्षण जो यही होता है, संवहन बंडल की संख्या। देखिए संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है, तो द्विबीजपत्री में जो होती है 2 से 6 होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है हेक्साकॉर्क, ठीक है। और एक बीजपत्री में जो होती है अनेकों होती है, इसका एग्जाम्पल है बहुकॉर्क। उसके बाद है पेरिसाइकिल। देखिए पेरिसाइकिल में क्या होती है, पश्चमी जड़ तथा संवहन एधा काक तथा एधा उपपत्ति केंद्र होते हैं, जो कि द्विबीजपत्री में होता है। एक बीजपत्री में जो होता है केवल पार्श्वी जड़े का जो है उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। उसके बाद एधा, एधा जो होती है उपस्थिति होती है, यानी इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि एक बीजपत्री में प्रेजेंट नहीं होता है। धीरे धीरे वृद्धि जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि द्विबीजपत्री में जो होता है ये प्रेजेंट होता है, और जो है एक बीजपत्री में जो होता है ये अब्सेंट होता है। उसके पश्चात है पित्त। देखिए पित्त जो होता है अति लघु अथवा अनुपस्थित होता है। देखिए बहुत ही छोटा होता है या उपस्थिति ही नहीं होती, ये द्विबीजपत्री के साथ होता है। लेकिन एक बीजपत्री में जो होती है सुविकसित होती है, यानी इसका जो होता है विकास हो रखा होता है। आगे दोस्तों जो है हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। Our next topic is origin of lateral roots. Friend, what do you mean to the origin of lateral root? The origin of lateral root is the endogenesis as a form of deep layer, and the seat of origin is a pericycles, where is a cell opposite to the peroxylums divided and formed to the hem in the endodermis. They show in this picture. The hems are penetrate into the cortex and the emerging as a lateral branches. Here shown in this picture, A to D form a lateral roots. Endodermis origin stage C in the longitudinal section of root. There is a is a pericarp endodermis, B and the C is a present of different lateral roots of endogenesis origin. There is a lateral the humps and differentiates into the 3 regions of a roots, apex and deromatogen, and perianth to the labromy. And finally the lateral roots come out, and the number of lateral roots is corresponded to the number of xylem bundle. दोस्तों हम देखेंगे कि पार्श्व जड़ों की जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति। देखिए पार्श्व जड़ों की जो उत्पत्ति होती है, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतर्जात यानी एंडोजेनेसिस प्रकार की है, अर्थात इसका उद्भव जड़ की गहरी परतों से होती है। जैसे जड़ जो होती है जिसकी गहरी परत होती है उससे होती है। उत्पत्ति केंद्र जो है परियंभ है, आदि दारू के जो सम्मुख जो है कोशिका विभाजित होकर एंडोडर्मिस में उभार पैदा करती है। उभार वैकुंठ में अंदर प्रवेश करती है और पार्श्व शाखा के रूप में जो है ये निकल जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम दिखाने की कोशिश किया गया है ए से लेकर डी तक, जिसमें जो है अंतर्जात उत्पत्ति के बारे में जो है विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है कि पहले अवस्था में क्या होता है, दूसरे अवस्था में क्या होता है, और तीसरे में क्या होता है, और चौथे में किस प्रकार जो है रूपांतरित हो जाता है। तो इसके नामकरण भी दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। कहते हैं तत्पश्चात उभार में जड़ जो है शीर्ष के तीनों वेजक और जो है एडोमेटोजोन और पेरियम्बल्स पेरीरोम विभाजित हो जाते हैं। अंततः यह पार्श्व जड़ मुख्य जड़ को भेद कर बाहर आ जाती है। पार्श्व जड़ की संख्या दारू की संख्या के अनुरूप होती है। तो इस प्रकार जो है ये कार्य अपना संपन्न करती है। आगे क्या है, our next topic is secondary growth in the dicot root. Friend, what do you mean to the secondary growth in the dicot roots? Their roots grow in the length with the help of a apical meristem. It is called to the primary growth. Okay, the apart from the primary growth, roots grow in the valley, while there is the increasing growth, and this increase is called the secondary growth. It is found only in the dicot root. The tissue involved in the secondary growth are localized to the meristem, the vasculars, cambiums, and the core cambium. It is important to remember that is a vascular cambiums as a core cambium. There is a secondary in origin and arising from a pericycle. Friend, it is important to remember that a vascular cambiums and their cambiums are their secondary origin arise from the pericycle. The secondary growth is a flow. The first is the pericycle cell outside the petroxylem divided from the strips of the cambiums, and second is the another strips of vascular cambium that appear in the conjunctive tissue on the inner side of phloem bundle. Here showing this
Diagram: there is epidermis, cortex, endodermis, pericycle, clambiums, and primary phloem and primary xylem. Secondary xylem, secondary phloem. Here diagram B, it is important. There a TS of dicot root. There is a B section cell and gas cellular. There is a present endodermis, pericycle, phloem, and cambiums, and the xylem. This is important of TS of dicot of root. These two vascular clambeous strips are joined laterals to form rings, which may be initially be waste to, but there is a become a circular due to the overproductions and secondary xylem tissue inner to primary phloem. There is a cambiums is a cell consisted of bricks as a shaped cell which is divided and added to shell on its other side. To about the peripheral and to about the central, this added to about the other peripheral differentiates into secondary phloem and the one formed to about to the center differentiates into the secondary xylem. Here shown in this picture, there is the digital picture, the DS dicot roots of diagrammatic lateral stage of secondary growth. There is a important diagram for exam view. There is a present of crop, flagellus, ras, primary phloem, secondary phloem, primary xylem, secondary xylem, cambiums, and day. There is present of a root in there is a dicot. The secondary tissue is formed after the protoxylem is a protoxylem is abundantly differentiated into their prominent primary medullars and raised through the proxylems does not get a cross it. The lateral crux is a cambiums is a flagellus also differentiated into the pericycles in their figure. The cors clambeus is divided and give rise to the cor phloems to about to outside and secondary cortex phloems and to about inside. All the three layers is the phloems, phloems and the phloems is together formed to the periderms of the roots and they have a protective function. Finally, all the primary tissue outside the developing cores epidermis, cortex and epilemma there is separated off. दोस्तों हमारा जो टॉपिक इसमें रह गया है वो है द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। देखिए द्विबीजपत्री में जो है द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होता है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं जड़ों की लंबाई में वृद्धि जो है शीर्ष विभव यानी एपिकल जो है मेरिस्टेम से होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। प्राथमिक वृद्धि के अलावा जड़ें जो है मोटाई अर्थात घेरे जो है घेरों में भी वृद्धि करती है। इस वृद्धि को जो है द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं तथा यह केवल द्विबीजपत्री जड़ों में ही पाई जाती है। ठीक है, यानी ये सिर्फ द्विबीजपत्री में ही पाया जाता है द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं द्वितीयक वृद्धि जो है पार्श्व विभोजक यानी लेटरल जो है मेरिस्टेम अथवा संवहन एथा यानी वेस्कुलर क्लैम्बस एवं कांग गंधा यानी क्रॉक क्लैम्बस में होते हैं। याद रखिए कि संवहन एवं काग एद्दा की एक उत्पत्ति जो है पेरिसाइकल से द्वितीय ऊतक यानी सेकेंडरी टिश्यू के रूप में विकसित होती है। अब जो है द्वितीय वृद्धि निम्न प्रकार से होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले प्रोटोजाइलम। देखिए प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो है पेरिसाइकल की कोशिकाएं विभाजित होकर पट्टीनुमा संवहन एदा का निर्माण करती है। कहते हैं फ्लोएम गुच्छा के भीतर की ओर उपस्थित संधित ऊतक की कोशिकाओं में जो है पट्टीनुमा संवहन एदा विकसित होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर जो है डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 3D की तरह दिखाई देती है। आजकल डायग्राम भी बहुत विकसित हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको दिखेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, अंतत्वचा, पेरिसाइकल्स, क्लैम्बियम्स, प्राथमिक फ्लोएम, जाइलम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। उसके पश्चात ये ए और सी डायग्राम जो है साथ में दिखाया गया है और हमारा जो है बी डायग्राम जो है नीचे दिखाया गया है। बी डायग्राम जो है आपके समक्ष जो होगा आरेखित द्वितीय वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है अंतत्वचा दिखेगा, पेरिसाइकल दिखेगा, फ्लोएम दिखेगा, क्लैम्बियम्स दिखेगा और जाइलम दिखेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है।
कहते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, या इनके कुछ वर्क फंक्शन होते हैं। कहते हैं दोनों संवहन पट्टियाँ का जो है पार्श्ववक संयोजी होते हैं तथा एक जो है वल्ल यानी रिंग का आकार जो पहले की तंत्र होती है, पर बाद में जो है फ्लोएम के अंदर की ओर द्वितीय जाइलम उत्तकों की अतिवृद्धि से गोल आकार का हो जाता है, यानी गोल आकार होकर जो है ये 3D रूप धारण कर लेता है। एदाई कोशिका जो है इटनुमा होती है तथा जो है विभाजन द्वारा अपने दोनों तरफ जो है अर्ध परिधि तथा केंद्र की ओर कोशिका बनाती है। केंद्र की ओर बनी द्वितीयक जाइलम तथा परिधि की ओर बनी कोशिका द्वितीयक फ्लोएम में विभक्त हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ चित्र जो है एकदम जो है 3D की तरह दिखाई गई है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाया गया है, जिसमें है द्विबीजपत्री जड़ों के रूप में काट को सेक्शन दिखाया गया है। तो इसमें आप देखोगे कर्क है, फिलोजेन है, किरणें हैं, प्राथमिक जो है फ्लोएम है, द्वितीयक फ्लोएम है, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम है, क्लैम्बे है और किरणें हैं। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं जो है आदि दारू के बाहर की ओर बना द्वितीयक उत्तक विभोधित जो है प्राथमिक मज्जा किरणें यानी प्राइमरी मेडुलस रे में होता है तथा इसके बनने में जो है प्रोटोजाइलम नष्ट होता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। इसमें जो है उपरांत काग और अथवा जो है फ्लोएजेंस की उत्पत्ति भी जो है पेरिसाइकल से होती है। ठीक है, काग एधा के जो है सक्रिय विभाजन के फलस्वरूप परिधि की ओर जो है काग फेलम्स यानी फेलम्स या कॉर्क अंदर की द्वितीय वेलकुटा यानी फेलोडम्स का विभेदन होता है। एकाग्र यानी फ्लोएजिया यानी फ्लेयम्स तथा जो है फेलोडम्स इकट्ठे मिलकर परिवक्त यानी पेरिडम्स बनाते हैं। जो है पेरिडम जो होती है सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है अंतर्वर्धकारी कर्क के बाहर का संपूर्ण प्राथमिक उत्तक यानी अंतस्वर्त वेलकुट की ओर एपिबेलम्स फट कर जो है स्लोगिन्स ऑफ बाहर निकल जाती है, यानी फट कर जो है यानी स्लोगेट बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा 6 चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि 11वीं क्लास जो है NCERT के सिलेबस के रूप में है और 9 के जो है +2 के रूप में है। तो दोस्तों ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस क्लास के बच्चों को जो सिलेबस है उसी सिलेबस के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि एक ही कार्य करना है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है दोस्तों के साथ शेयर करना है और दोस्तों को बताना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। देखिए दोस्तों, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूंगा, दोनों अपना कार्य करेंगे तो जो रिजल्ट होगा सदैव जो है एक सुखकारी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम दोनों जो है कार्य करने में संलग्न रहेंगे तो रिजल्ट भी जो होगा अच्छा से अच्छा आएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।